हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। अब हम अपने साइंस के लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आनुवंशिकता और उत्क्रांति, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में क्या देखेंगे आज हम? कनेक्टिंग लिंक्स अर्थात संयोजी कड़ी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स में। निम्न आकृतियों का निरीक्षण कर दिखाई देने वाली विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस दी कैरेक्टर ऑब्जर्व। जो भी हमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे ये डकबिल्स प्लेटिपस। डकबिल क्या है? प्लेटिपस। लंग फिश हो गई। लंग फिश का मतलब जो फेफड़ों से सांस लेने वाली मछली। और ये पेरिपेटस, ये क्या है? सम एनिमल्स विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हमें पहचानना है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, अर्थात कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणी। तो इनमें क्या कनेक्शंस हैं, इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा संयोजी कड़ी अर्थात कनेक्टिंग लिंक्स। क्या है ये कनेक्टिंग लिंक्स, उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ वनस्पति और प्राणियों अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल्स में कुछ शारीरिक लक्षण, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए। शारीरिक लक्षण को हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों अर्थात टू डिफरेंट ग्रुप से संबंध जुड़ जाता है, रिलेशन जुड़ जाता है, जोड़ा जा सकता है, सॉरी। कुछ वनस्पति और प्राणियों में शारीरिक लक्षण मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों अर्थात टू डिफरेंट ग्रुप से रिलेशन जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी अर्थात कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरिपेटस इस प्राणी में संखम कृमि प्राणियों जैसे खंडभूत अंग अर्थात सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देते हैं। जो पेरिपेटस होता है उसमें क्या दिखाई देते हैं? सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देते हैं। पतले उपचर्म अर्थात थिन क्यूटिकल और पार्श्व पाद अवयव अर्थात पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। जो पेरिपेटस होता है वह क्या होता है? उसमें जो पेरिपेटस होता है इस प्राणी में संखम कृमि प्राणियों जैसे, संखम कृमि क्या होता है? जिसे हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, ठीक है। संखम कृमि जो प्राणी है जो आर्थ्रोपोडा होता है, जिसे इंग्लिश में हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, उसमें हमें क्या दिखाई देता है? उसके खंडभूत अंग अर्थात बॉडी के सेगमेंट दिखाई देते हैं, बॉडी के अलग अलग सेगमेंट दिखाई देते हैं। पतले उपचम अर्थात थिन क्यूटिकल, उनका जो आवरण होता है वह थिन होता है। और पार्श्वपाद अवयव अर्थात पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होता है, ये दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपाद प्राणियों अर्थात क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोड्स की तरह श्वसन नलिका, ट्रकियल रेस्पिरेशन और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान। श्वसन नलिका को हम ट्रकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। खुला रक्त परिसंचरण संस्थान को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपाद प्राणियों अर्थात आर्थ्रोपोडा की तरह श्वसन नलिका, उनके जो ट्रकियल रेस्पिरेशन होते हैं वह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है, यह इंडिकेट करता है, इससे यह क्या होता है? यह इंडिकेट करता है कि पेरिपेटस या एनिलिडा और संधिपाद प्राणी अर्थात आर्थ्रोपोडा इन दोनों को प्राणियों को जोड़ने वाली कड़ी है, जोड़ने वाली संयोजी कड़ी अर्थात कनेक्टिंग लिंक है। तो इसका मतलब एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा जो पेरिपेटस होता है वह एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को जोड़ने वाली कड़ी होती है। जोड़ने वाली क्या है? संयोजी कड़ी अर्थात कनेक्टिंग लिंक होता है। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक अर्थात जोड़ने वाली कड़ी क्या है? वह पेरिपेटस है, ठीक है। और आगे देखते हैं, उसी प्रकार डकबिल प्लेटिपस, जो डकबिल प्लेटिपस होता है यह प्राणी सरीसृप अर्थात रेप्टाइल प्राणियों की तरह अंडे देता है, ठीक है। डकबिल प्लेटिपस जो होता है वह मैमल्स होता है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है? वह अंडे देता है, एग देता है। परंतु दुग्ध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड और शरीर पर बाल के कारण, जो डकबिल होता है उसके पास मेमरी ग्लैंड होता है और बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। ये स्तनधारी प्राणियों अर्थात मैमल से संबंध दर्शाता है। जो प्लेटिपस होता है वह क्या होता है? एक प्रकार के मैमल्स होता है, क्योंकि उसके पास मेमरी ग्लैंड होता है, दुग्ध ग्रंथि होता है और शरीर पर बाल होते हैं अर्थात बॉडी पर हेयर्स होते हैं। और यह क्या होता है? मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्तनधारी प्राणियों के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लंगफिश, यह क्या होता है? यह मछली फिश होने पर भी फेफड़ों द्वारा श्वसन लेता है, रेस्पिरेशन की क्रिया करता है। लंग फिश होता है, ये क्या है? ये मछली है, एक प्रकार का क्या है? फिश है, मछली है।
फिर भी यह फेफड़ों द्वारा अर्थात लंग द्वारा श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और यह उदाहरण कहाँ इंडिकेट करता है, यह जो एग्जाम्पल्स है इस ओर निर्देश करते हैं कि स्तनधारी प्राणी अर्थात मैमल्स जो होते हैं ये सरीसृप प्राणियों अर्थात रेप्टाइल से और उभयचर प्राणी अर्थात एम्फीबियन से और मत्स्य वर्ग प्राणियों फिश से उत्क्रांतित हुए होंगे, ठीक है। जो मैमल्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, रेप्टाइल हो गए, एम्फीबिया हो गए, ये फिशेस हो गए, यहीं से मैमल्स का विकास हुआ, मैमल्स जो है इवॉल्व हुए, उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये सभी जो एविडेंस है ये इसी प्रकार निर्देश करते हैं। कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना कि मैमल्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। तो रेप्टाइल हो गए, एम्फीबिया हो गए, फिशेस हो गए, यहीं से धीरे धीरे जो है कई हजारों वर्ष पूर्व लाखों धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन होता चला गया और यहीं से मैमल्स का विकास हुआ। इन सभी एविडेंस के जो भी एविडेंस हमें मिले हैं उस एविडेंस के कारण। अब हम आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, भ्रूण विज्ञान का प्रमाण, एम्ब्रियो ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। ये देखिए फिश का एम्ब्रियो है, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, सलामेंडर का, और इसके बाद टॉर्टोइज, चिकन्स, पीक, काउ, रैबिट, मैन। आपको जब एम्ब्रियोलॉजिकल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एविडेंस है, इनका जो एविडेंस है जो हमें दिखाई देता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये देखिए हमें सेम स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो उनका ओरिजिनेट है क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, जो भ्रूण विज्ञान का प्रमाण है जो दिखाई दे रहा है हमें, कि इनका इवोल्यूशन जो है एक ही सजीव से हुआ है, धीरे धीरे उनका जो है डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण हमें ये एम्ब्रियो एविडेंस दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं हम क्या दिया है और भी एम्ब्रियो एविडेंस में। तो क्या सात की आकृति में जो हमने अभी आकृति देखा, संपृष्ठ प्राणियों अर्थात वर्टिब्रेट्स के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी करने पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था अर्थात इनिशियल स्टेज में सभी जो एम्ब्रियो हैं वह काफी समानता अर्थात सिमिलरिटी दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि जो भी शुरुआती जो एम्ब्रियो थे वह क्या दिखा, हमें काफी समानताएं दिखाई दी, काफी समानताएं दिखाई दी। और विकास के अगले चरण में भिन्नता अर्थात सिमिलरिटी डिक्रीज अर्थात ग्रेजुअली होती हुई दिखाई देती है, सिमिलरिटी जो है डिक्रीज होती गई, भिन्नता हमें दिखाई देने लगी। प्रारंभिक अवस्था अर्थात इनिशियल स्टेज की समानता से सभी प्राणियों अर्थात ऑल एनिमल्स के पूर्वज, जिसे हम इंसेस्टर बोलेंगे, एक ही होंगे ऐसा प्रमाण मिलता है, अर्थात उनका जो ओरिजिन है वह कॉमन ओरिजिन है। जो इनिशियल स्टेज की जो समानता दिखाई देती है, सभी एनिमल्स में जो इनिशियल स्टेज की समानता दिखाई देती है, इससे ये पता चलता है जो उनके पूर्वज थे, जो उनके एंसेस्टर थे, वह क्या होते हैं, वह एक ही है, जिससे उनका कॉमन ओरिजिन हुआ है, ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। ये हम प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देखेंगे, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अभी के लिए थैंक यू।